और उत्तर प्रदेश विशेष में अब बात करेंगे खबरों में विस्तार से। लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां कट्टरपंथी मुर्तजा से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने 31 मार्च को भेजे थे 16 प्रोफाइल और यूपी पुलिस को भेजे गए नामों में मुर्तजा का नाम भी शामिल था। महाराजगंज से मुर्तजा के 2 साथियों को हिरासत में लिया गया है। एटीएस, एसटीएफ, आईबी, एनआईए के अलावा 5 पुलिस टीम भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नेपाल, कोयम्बटूर और लुम्बिनी भी गया था अहमद मुर्तजा। तो आपको बता दें कि गोरखपुर में किसने साजिश ये पूरी रची, इस पर अभी सवाल लगातार बरकरार है, लेकिन गोरखपुर मामले पर सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त सामने आया है। आपको बता दें कि नेपाल, कोयम्बटूर और लुम्बिनी भी अहमद मुर्तजा गया था और इस पूरे मामले को लेकर एटीएस, एसटीएफ, आईबी, एनआईए के अलावा 5 पुलिस टीम भी इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक बड़ी अपडेट न्यूज़ 1 इंडिया को मिल रही है। खुफिया एजेंसियों ने 31 मार्च को 16 प्रोफाइल भेजे थे और यूपी पुलिस को जो नाम भेजे थे उसमें मुर्तजा का नाम भी शामिल था। मुर्तजा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और एक आतंकी कनेक्शन भी इस वक्त सामने आ रहा है इस पूरी जांच में। मुर्तजा के लैपटॉप से आईएस और सीरिया से जुड़े वीडियो और साहित्य भी उसके लैपटॉप के अंदर मिले हैं। हाल ही में कोयम्बटूर, लुम्बिनी यानी कि नेपाल गया था। साथ ही कई बैंकों के एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं मुर्तजा के पास से। दिल्ली से मुंबई का फ्लाइट टिकट भी अहमद मुर्तजा के पास से बरामद किया गया है, जिसके बाद में अब मुंबई में भी जांच की जा रही है। तो उर्दू में लिखा हुआ साहित्य भी बरामद किया गया है अहमद मुर्तजा के पास से। धर्म के नाम पर कुर्बानी देने वाला समझने लगा था। मुर्तजा के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर पर इस पूरे मामले को लेकर पहला मुकदमा हत्या और लूट की कोशिश का अहमद मुर्तजा पर दर्ज है। धार्मिक उन्माद बढ़ाने सहित कई धाराओं में केस दर्ज है अहमद मुर्तजा पर। आरोपी का कहना था कि वो चाहता था कि पुलिस उसे गोली मार दे और अगर ये सही है तो वो गोरखनाथ मंदिर ही क्यों गया, वो उसके अलावा और भी कहीं जा सकता था। मंदिर के ठीक सामने ही थाना है, वहां भी पुलिसकर्मी रहते हैं, तो ऐसे में वो मंदिर ही क्यों गया। पुलिस का हाथों ही मरना चाहता था तो एक हमले के बाद वो शांत हो जाता, लेकिन अहमद मुर्तजा शांत नहीं हुआ था। वो उसने सिपाहियों पर ताबड़तोड़ कई बार किए थे, तो ऐसे में कई बार उसने क्यों किए, ये भी सवाल लगातार बन रहा है। फिर मंदिर परिसर में जाने के लिए पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की कोशिश उसने क्यों की थी। एक बार हमला करने के बाद वो शांत हो सकता था। घटनास्थल से मिले बैग से एक और बांका मिला है। एक बांका हमलावर के हाथ में भी था और एक उसके बैग से मिला। इसके अलावा लैप ड्राइव भी मिली है और ये तमाम चीजें गैर इरादतन कैसे हो सकती हैं। पुलिस के हाथों ही अगर मरना था तो पकड़े जाने से पहले तक बचने की कोशिश उसने क्यों की थी, क्यों वो वहां से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वालों ने एक और आरोपी के होने की आशंका जताई है और आखिर वो और कौन सा आरोपी है उसकी तलाश भी की जा रही है। वहीं गोरखनाथ मंदिर पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आरोपी मुर्तजा को सिद्धार्थनगर एटीएस की टीम लेकर के गई है। सिद्धार्थनगर से ही मुर्तजा ने धारदार हथियार खरीदे थे और आईएस से कनेक्शन की भी जांच एटीएस की टीम इस वक्त कर रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। फिलहाल अहमद मुर्तजा को सिद्धार्थनगर लेकर गई है एटीएस की टीम और यूपी एटीएस आईएस से कनेक्शन की भी जांच अब कर रही है। आपको बता दें कि अहमद मुर्तजा ने जो धारदार हथियार खरीदे थे वो सिद्धार्थनगर से ही खरीदे थे, तो जिसके बाद में यूपी एटीएस की टीम अब अहमद मुर्तजा को सिद्धार्थनगर लेके गई है और वहां पर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। उससे पूछा जाएगा कि आखिर यह हथियार उसने किससे खरीदे। वहीं आरोपी मुर्तजा की पूर्व पत्नी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत में कई खुलासे किए और क्या कुछ कहा है इस दौरान उन्होंने, आइए सुनते हैं। आतंकी जो मुर्तजा गोरखपुर का है, उनकी पहली पत्नी जिनके साथ तलाक हो गया है, हमारे साथ मौजूद हैं इनसे बात करने के लिए। ये बताइए क्या नाम है आपका? उम्मे सलमा। क्या है, आप लोगों का तलाक हो चुका है हाँ। तो क्या है, इनसे कोई संबंध नहीं है क्या? नहीं, अब हम लोगों का उनसे कोई मतलब नहीं है। अभी एक मामला आया है गोरखपुर में इनका आतंक करने का, तो आपके साथ कब तक ये थी? क्या? आपके साथ कब तक थे मुर्तजा ये?
मेरा 1-1.5 महीने का साथ था। कैसी गतिविधियाँ थी आपके साथ रहने पर? हम आपको बता चुके हैं, हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है उसके साथ, हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं जानते। वो उसका बिहेवियर मेरे से नॉर्मल था, क्योंकि वो जब बातचीत ज़्यादा नहीं करता था तो वो गुस्सा करता था, ना वो अच्छे से बात करता था। बहुत नॉर्मल उसका बिहेव था मेरे साथ, कुछ भी अच्छा नहीं था, बुरा भी नहीं था। कब से उसका संबंध आपका बिगड़ा है? मेरा शादी के 1 हफ्ते 10 दिन में ही चीज़ें होने लगी ऐसी ही, क्योंकि हमारा दोनों के थॉट्स अलग थे, तो इस वजह से। कितने दिन आपके साथ था वो? 1.5 महीना बता रहे हैं, 1.5 महीना साथ में थे हम लोग। कभी फ़ोन से बातचीत नहीं हुई है? नहीं, हमारी उसके बाद कभी फ़ोन पे कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि उसका हम लोगों बिहेव को भी रिश्ता नहीं रखना था। नहीं, उसका बिहेवियर को लेकर आपको नहीं लग रहा था? हमको उसने कभी कोई बहुत परेशान या ऐसा कुछ नहीं किया है। उसकी मम्मी का रवैया मेरे साथ नहीं सही था, उनका बिहेवियर जो भी था वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, पर वो उनके साथ था। अहमद से मेरा कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, कुछ अच्छा बुरा मीडिया कुछ में भी नहीं। बयान आया है कि रात भर वो कंप्यूटर लैपटॉप में लगा नहीं, रहता ये था। चीज़ें कहाँ से आई ये हमें नहीं पता, ये बयान हमने नहीं दिया है। नहीं, आपके बयान चल रहा है कि आपने बयान दिया कि नहीं नहीं, वही बोल रहे हैं, वो बयान हमने ऐसा कुछ नहीं दिया है कि कंप्यूटर और फ़ोन से उसका मतलब था, क्योंकि हम कंप्यूटर फ़ोन से उसका कोई मेरा मतलब नहीं था। हमें इतना पता है वो अपने पेरेंट्स के रूम में रखता था फ़ोन तो कंप्यूटर। मीडिया अपनी अलग बयानबाजी की। हाँ, ये कहाँ से बयानबाजी है ये तो वही जानते होंगे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा आज पहली बार मीडिया से बात हुई, इससे पहले जो आपको मालूम है आए थे, उससे पहले मेरी कोई बात नहीं हुई है। कभी आपने देखा नहीं कंप्यूटर और लैपटॉप चलाते हुए? नहीं देखा है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहा है। लैपटॉप फ़ोन नॉर्मली कोई भी चला सकता है, अब आप कैसे सोच सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। वो मम्मी के रूम में बैठा है, और वैसे भी हमें इतनी इजाज़त नहीं थी पापा मम्मी के रूम में हम बिना पूछे चले जाएं। नहीं, आपका नाम आया है कि आपने बयान भी दिया है कि वो रात भर लैपटॉप के नहीं नहीं, ऐसा हमने कोई बयान नहीं दिया है। तो क्या कहना चाहती हैं कि जो अभी मुर्तजा आतंकवादी का गतिविधियाँ हैं, क्या आप बोलना चाहती हैं? इस पे हम क्या बोल सकते हैं, वो आप लोग जानते हैं। चीज़ें मेरे से मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत पहले रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अब जो चीज़ें हो रही है वो जानता है, उसके घर वाले जानते होंगे। क्योंकि आप उसकी पत्नी थी। पत्नी थे, 20-25 दिन 1 महीने का टाइम कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। तो ये थी हमारे साथ जो पत्नी मुर्तजा हैं, जिनकी प्रथम पत्नी हैं, उनसे बात कर रहे थे। उनका साफ कहना है कि हमारे पति के साथ गतिविधियाँ सही नहीं थी, इसको लेकर हमने तलाक दिया। हमारा कोई संबंध नहीं है, न तो कोई फ़ोन से बात होती है। ऐसे में वो जिम्मेदार जो मुर्तजा है वो खुद की भुक्तभोगी होगा। जौनपुर से देवेंद्र करे, न्यूज़ वन। वहीं गोरखपुर मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गोरखपुर में बहुत बड़ी अनहोनी चल गई है। गोरखनाथ मंदिर में हमला गंभीर मामला है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और इस दौरान और क्या कुछ कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने, आपको सुनवाते हैं। एक गंभीर किस्म की घटना है और घटना का दोषी पकड़ लिया गया है। उन बहादुर जो हमारे सुरक्षा के जवान थे, उन लोगों ने साहस का परिचय दिया है। एक बहुत बड़ी अनहोनी को रोकने का काम किया है और इसकी जांच बहुत उच्च स्तर पर हो रही, बहुत गहराई से हो रही है। और इसके संबंध में जो भी जानकारी होती है वो समय समय पर देने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की अपराध की मंशा करने वालों को संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई सोचे कि इस प्रकार के अपराध करेगा और वह बच जाएगा, तो वह युग ही समाप्त हो गया। तो उसके पास से जो लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उसमें वो कई कंट्रोवर्शियल चूँकि वीडियो मिली, जाहिर है कि वीडियो मिली जांच है। की दृष्टि से जो टीम लगी है वह जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे वह आप सब मीडिया के मित्रों को बताते रहते हैं और आगे भी बताएंगे। अभी तो यह घटना गंभीर है और हमारे जवानों ने उस घटना को नाकामयाब करने का बहुत साहसिक परिचय दिया है। उनका सबका अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। और इस प्रकार की मानसिकता वालों को एक संदेश है कि वह चाहे जहाँ से भी जुड़े होंगे उसकी सच्चाई बाहर निकाली जाएगी और कानून के शिकंजे में उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों की अब खैर नहीं है, क्योंकि सुपर एक्शन मोड में आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ब्रजेश पाठक को बर्दाश्त नहीं है और मरीजों की इलाज में कोताही बरती तो महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अब धरातल पर उतरकर हालातों को परखा जा रहा है। आज इस दौरान केजीएमयू में ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया। आम आदमी की तरह वो लाइन में खड़े होकर व्यवस्था को परखा और काफी देर तक डिप्टी सीएम को कोई भी अफसर पहचान ही नहीं पाया। आम आदमी की तरह ब्रजेश पाठक ने मरीजों से बातचीत की और मरीजों से तीमारदारों से केजीएमयू व्यवस्थाओं को लेकर उनके बारे में जानकारी लेते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि एक तरह से देखा जाए तो जहां एक तरफ
100 दिनों का लक्ष्य रखा गया है हर मंत्रालय की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पूरी तरह से जमीनी स्तर पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अचानक से लखनऊ के केजीएमयू वो पहुंचते हैं और चेहरे पे मास्क लगा होने की वजह से वहां का कोई भी अधिकारी, कोई भी अफसर, कोई भी व्यक्ति उन्हें पहचान ही नहीं पाया। एक आम आदमी की तरह, आम नागरिक की तरह वहां पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए। वहीं लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन लगातार जारी। दरअसल महाराजगंज बीएसए ओम प्रकाश यादव को सस्पेंड किया गया है। गड़बड़ी और लापरवाही के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया है। तो आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश यादव को लापरवाही के चलते महाराजगंज में सस्पेंड किया गया है। गड़बड़ी और लापरवाही के चलते उन पर यह गाज गिरी है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और अगली खबर बरेली से, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर चल रहा है और बीएसपी नेता योगेश पटेल के बारात घर पर भी ये बीडीए का बुलडोजर चला है। बीडीए वीसी जोगेंद्र सिंह की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। 4 बार से ब्लॉक प्रमुख हैं योगेश पटेल। बरादरी थाना क्षेत्र के स्टेडियम रोड पर डिवाइन ये बारात घर था, जिस पर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं बरेली के बाद अगली खबर बस्ती से, जहां पर ड्रामा करने वाले अपर जिला जज मनोज शुक्ला को निलंबित किया गया। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर के आगे सोकर उन्होंने ड्रामा किया था। अपर जिला जज मनोज शुक्ला हेडक्वार्टर सोनभद्र हुए अटैच और सुल्तानपुर में एडीजे मनोज शुक्ला को हाल ही में हाईकोर्ट ने चेतावनी देकर बहाल किया था। बस्ती डीएम सौम्या अग्रवाल ने एडीजे के कारनामे की शासन को रिपोर्ट भेजी थी। हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लेकर फिलहाल निलंबित किया है। And that is law. That is illegal order, and he has passed illegal order. That is offense. Okay? आप लोगों का डीएम का हमको ना बताएं आप कितना कर सकते हो। मेरे कितने मित्र हैं जो डीएम और एसडीएम सब हैं, और मैं जानता हूँ कि एसडीएम माने व्हाटएवर द डीएम इज सेइंग वी विल डू दैट। लेटर दिखा दीजिए जो आपने हमें कभी नोटिस दी हो। एक भी लेटर दिखा दीजिए जिसमें हमें कभी सूचना दी गई हो। एक भी लेटर दिखा दीजिए जिसमें मेरे कोई आपत्ति निस्तारित किए गए हो। ये गांव पे ले गया, अगर नहर पानी बढ़ेगा, आबादी है, ये मेरी भी आबादी है, मेरा ट्यूबवेल है, मेरे सारे चुप रहिए। मेरे ऊपर मैं मर जाऊंगा, तुम्हारी क्या दिक्कत? वहाँ अभी एक क्रेन प्रेशर पे खड़ा हुआ है, तब से 2 दिन से नहीं। वहीं यूपी के कुशीनगर से एक वीडियो इस वक्त सामने आया, जिसमें एक युवक की कुछ बड़ी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वीडियो में एक महिला भी बीच बचाव करती नजर आ रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक को बांधकर कुछ लोग उसकी जबरदस्त पिटाई कर रहे हैं। युवक को पिटाई के दौरान आसपास के कुछ लोग तमाशबीन बने हुए भी देख नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक को एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और संबंधित आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं हरदोई में भूमाफियाओं ने आम रास्ते को बंद कर दिया। ग्रामीणों ने सरकारी कर्मचारियों पर इसका आरोप लगाया है। भूमाफियाओं को संरक्षण देने का यह आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। 60 साल पुराने मार्ग को भूमाफिया ने बंद कर दिया है। एसडीएम के आदेश के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परेशान ग्रामीणों ने सीएम योगी से फिलहाल फरियाद लगाई। भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की गुहार ग्रामीण लगाते हुए नजर आए हैं। माफिया है ना वो।
बच्चा 50 साल, वो उन लोगों ने बंद कर दिया है। वहीं हाथरस में शराब माफिया की 17 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। दरअसल काफी समय से सोनू यादव अवैध शराब का कारोबार कर रहा था। अवैध शराब के आरोप में वो जेल में भी बंद है और सोनू यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई थी। शराब माफिया पर करीब 17 लाख की अवैध संपत्ति फिलहाल कुर्क की गई है। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराराव क्षेत्र निवासी एक शातिर अवैध शराब तस्कर सोनू यादव को गत वर्ष हाथरस पुलिस द्वारा एक नकली शराब की फैक्ट्री का संचालन करते हुए छापेमारी के दौरान गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इस शातिर शराब तस्कर के विरुद्ध पूर्व में भी अवैध शराब तस्करी के कई मुकदमे पंजीकृत थे। इस अभियुक्त के विरुद्ध हाथरस पुलिस प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज करके इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई, जिसमें ये अभी भी वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। आज दिनांक 4 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट की ही धारा 14(1) के तहत इस शातिर अवैध शराब तस्कर सोनू यादव की करीब 17 लाख की अवैध संपत्ति हाथरस पुलिस प्रशासन द्वारा कुर्क की गई है। वहीं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में कोर्ट परिसर में चेकिंग अभियान चलाया गया और एसीपी सूरजपुर इंस्पेक्टर और भारी पुलिस फोर्स के साथ डॉग स्क्वाड की टीम लेकर पहुंचे और मौके पर कोर्ट परिसर के अंदर चेकिंग अभियान चलाया गया। संदिग्ध वाहनों की भी सघन चेकिंग इस दौरान की गई। वहीं औरैया में डीएम के सस्पेंड होने के बाद विजिलेंस की तरफ से छापा मारा गया है। डीएम के करीबी पांडे ब्रदर्स पर विजिलेंस ने ये छापा मारा है। मखलू पांडे और हरिनारायण तिवारी पर छापा मारा गया है। मुरादगंज और अयाना आवास पर छापेमारी की गई है। मखलू पांडे के घरों पर विजिलेंस की टीम की तरफ से छापेमारी की गई। बीजलपुर घाट और बालू के खदान पर छापेमारी की गई है। वहीं जौनपुर में दिन दहाड़े मंदिर परिसर के बाहर गोलियां चली हैं। दबंगों ने मंदिर के बाहर ये फायरिंग की है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। मंदिर परिसर में शराब पीने के विरोध पर यह फायरिंग की गई है। विरोध करने पर दबंगों ने ग्रामीणों पर गोलियां बरसा दी। घटना के बाद मंदिर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सिकरारा थाना क्षेत्र के मसीदा गांव की पूरी घटना सामने आई है। आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास ये गांव जहां हम लोग खड़े हैं, ये मसीदा गांव है, थाना सिकरारा अंतर्गत। यहाँ पर ये 2 पक्षों में आज कुछ लोग दोनों तरफ से इकट्ठा हुए थे और ये डीह बाबा का ये मंदिर है। यहाँ पर मसीदा गांव के लोग लड़के भी यहाँ इकट्ठा थे और दूसरे जो बगल में गांव बिशनपुर है वहाँ के लड़के भी आए थे। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस मंदिर पर बिशनपुर के कुछ लड़के आकर के यहाँ पर नशे का सेवन करते थे। इस बात को मसीदा के लड़के मना करते थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर बिशनपुर के लड़कों ने आज अपने और लड़कों को लेकर के यहाँ पर आए और यहाँ मसीदा गांव के लड़कों से उनका झगड़ा हुआ। इसी दरमियान बिशनपुर के कुछ लड़कों ने यहाँ के लोगों पर फायर कर दी। घटनाक्रम यही है सर, वो लोग देवस्थल पे दारू पीते थे, गांजा पीते थे। लोग शिकायत की कि लोग आके यहाँ दारू गांजा पीते हैं दूसरे गांव से। हम लोग जाके उन्हें मना किए, तो मना करने के बाद वो लोग नहीं माने। फिर आज सुबह जब वो लोग आए तो हम लोग गए, बोले भैया ऐसा मत करो, लोग बहन बेटियाँ आती हैं जाती हैं। तो वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग यहीं पिएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे। तो हम लोग बोले हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। तो क्या बोला है, पुलिस तो जेब में अपनी पुलिस है, ऐसा कर मतलब बोलने लगे वो लोग। तो हम लोग बोले ठीक है आप यहाँ से चले जाओ। तो नीचे उतरे, थोड़ा फलान टाइप था, वो नीचे उतरे, हम लोग पीछे आए, तब वो लोग गोली चलाने लगे। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।